हेलो एवरीवन। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी अर्ग्स पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका सही आंसर जो है वो हमने पिछले वर्क एनर्जी और पावर के वीडियो में देखा था। तो हमारा पावर की जो एसआई यूनिट है वो है वॉट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, द बॉडी, यदि कोई वस्तु जिस पर बल लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो है, तो बॉडी की कंडीशन क्या होगी? ऑप्शन ए इज़ इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। जब हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है जिस पर बल लग रहे हैं और यदि उसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी जो है वो साम्यावस्था में होती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। हमारी वस्तु साम्यावस्था में है। क्वेश्चन 3, द फोर्सेस विच मीट एट अ पॉइंट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन एंड नोन एज। जब बल एक बिंदु पर मिलते हैं और उनकी कार्य रेखा एक ही प्लेन पर है तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ऑप्शन बी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ऑप्शन सी नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स एंड ऑप्शन डी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें नॉन कोप्लेनर का मतलब है असमतलीय, नॉन कॉन्करेंट का है असंगामी, कोप्लेनर का है समतलीय और नॉन कॉन्करेंट का है संगामी। तो जब हमारे बल जो है एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं सिर्फ एक ही तल पर हैं तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? इसके लिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर इसलिए क्योंकि सभी बल जो है उनकी क्रिया रेखा एक ही तल पर है, अतः वो समतलीय हुए और एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए संगामी बल हुए। तो हमारा आंसर है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द कार मूव्स ऑन रोड इट्स व्हील हैज़, जब कोई कार सड़क पर गति कर रही है तो उसके पहियों पर कौन सा मोशन होगा? ऑप्शन ए प्योरली रोटेशनल मोशन, शुद्ध घूर्णीय गति, दूसरा है प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, थर्ड है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो जब पहिया घूमता है वो घूर्णन भी करता है और आगे भी बढ़ता है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इज़ कॉल्ड। जब वस्तु विराम अवस्था में है तो उसके द्वारा जो घर्षण बल एक्सपीरियंस किया जाता है वह घर्षण कौन सा होता है? ऑप्शन ए है रोलिंग फ्रिक्शन, बी है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सी है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डी है डायनामिक फ्रिक्शन। रोलिंग हमें पता है घूर्णीय घर्षण, लिमिटिंग सीमांत घर्षण, स्टैटिक स्थैतिक घर्षण जिसे हम कहते हैं, और डायनामिक है गतिकी घर्षण। तो जब वस्तु रेस्ट कंडीशन में है उस केस में हमारा जो
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिकीय घर्षण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन इज कॉल्ड। जब वस्तु गतिज अवस्था में है तो उसके द्वारा कौन सा घर्षण बल एक्सपीरियंस किया जाएगा, उस घर्षण बल को हम कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन, सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड फोर्थ है डायनामिक फ्रिक्शन। तो जब वस्तु गति अवस्था में है तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो होगा डायनामिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश स्टैटिक फ्रिक्शन। जो गति की घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट है लेस देन, सेकंड है ग्रेटर देन, थर्ड है इक्वल टू एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। तो हमारा सही आंसर है ए, लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर d इज। इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, π/16 d टू दी पावर 4, π/32 d टू दी पावर 4, π/64 d की पावर 4 एंड π/4 d टू दी पावर 4। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है आंसर सी, π/64 d टू दी पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज। एम्पलीट्यूड, बी है मीन पोजीशन, सी है फ्रीक्वेंसी एंड डी है टाइम पीरियड। तो जब किसी वस्तु की उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालने के लिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को फॉलो करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू ma। यहाँ पर हमारा मास है 150 किलोग्राम और हमारा एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि 150 इंटू 10। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1500 न्यूटन, क्योंकि 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1500 न्यूटन लिख सकते हैं। तो हमारा इस केस में जो आंसर आया वो आया आंसर सी। थैंक यू।